नमस्कार दोस्तों। पहले तो चंद्रयान मिशन 3 की सफलता पर सभी देशवासियों ने कल जो हर्ष उल्लास दिखाया है, तारीफे काबिल है। 2019 में जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो उस समय जब वो सफलता हाथ लगी थी, तब अंदर से लगा था कि नहीं, ये करना है। तो बस यही है, असफलताएं जब जब हाथ लगती हैं, इंसान को मजबूत करती हैं। 19 की सफलता के बाद, चंद्रयान 2 की सफलता के बाद देश ने फिर से मेहनत की, साइंटिस्टों ने, हमारे इसरो ने, और आज हम उस क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले विश्व के पहले देश बन चुके हैं। तो इस पे सभी लोगों को बधाई। और ये हमारी 30 मिनट सीरीज चल रही है, तो उसकी आज ये सेकेंड क्लास है। चलो आज हम बात करते हैं भाग 1 संविधान का। भाग 1, ठीक। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 1 से लेके और 4 तक इसमें अनुच्छेद हैं। और इस भाग में क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें पहले अनुच्छेद में दिया है भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक। तो एक में ये बात कही गई है। और इसके आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों के गठन के बारे में प्रावधान या शक्ति किसको होगी? आर्टिकल 2 नए राज्यों के गठन की शक्ति, ठीक। और इसके आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 3 में राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और पुनर्गठन की बात है। राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन और पुनर्गठन की बात है, ठीक। ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। और आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 4 में कहा गया है कि 2 और 3, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत की गई कार्यवाही की गई कार्यवाही को 368, आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। तो ये 4 बातें कही गई हैं। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। इनको विस्तार से समझने के लिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक ये हम देख चुके हैं। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। उसमें 3 बातें कही हैं। संघ
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसको यही समझ लेते हैं कि राज्यों का संघ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमने किस शब्द का यूज किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का, ठीक है। और अमेरिका में एक शब्द होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, इस शब्द को क्यों लिया? तो इसके बारे में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने दो बातें कही थी। पहला कहा था कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि जो भारतीय संघ उस समय बना था वो ऐसा कोई समझौता नहीं था कि राज्यों ने कहा है कि हम इन विशेष शर्तों के आधार पर आपके साथ जुड़ रहे हैं और जब आप इन विशेष शर्तों को फुलफिल नहीं करेंगे तो हम इस संघ से बाहर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात कहा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। देश में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसीलिए भारत की संघीय प्रवृत्ति जो है वो अमेरिका की संघीय प्रकृति से अलग है, ठीक है। इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है जो भारतीय संघ है, और याद रखना भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। कनाडा के संविधान से हमारी संघीय व्यवस्था प्रेरित है। भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि ये विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभाज्य राज्यों का मतलब होता है कि हमारे यहाँ राज्यों के नाम परिवर्तन किए जा सकते हैं, सीमा परिवर्तन किया जा सकते हैं, उनके क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इसलिए विभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है। उसी को कहा गया है नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, और उसी को कहा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? संघ को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, किसको? राज्यों को। और यदि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संघ है वो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। वहाँ ना तो राज्यों को विभाजित कर सकता है और ना ही संघ को। तो ये वहाँ की व्यवस्था है अमेरिका की। तो उसके बाद चलते हैं, पहला क्या था? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो हमारी संघीय प्रवृत्ति कनाडा के संविधान से प्रेरित है, और हमारी संघीय प्रवृत्ति अमेरिका से किस प्रकार अलग है वो जाना, और राज्यों के संघ का अर्थ क्या होता है वो जाना। दूसरी बात है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनकी अनुसूची एक निर्दिष्ट करती है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे अभी हमने अनुसूचियाँ पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए 12 अनुसूचियाँ हैं जिनमें अलग अलग बातें कही गई हैं। उसमें ही प्रथम अनुसूची में वो सभी क्षेत्र शामिल हैं, यानी कि जो भारत पर जिनका अधिकार है वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र शामिल है इसमें, ठीक है, अनुसूची 1 में। तो दूसरी बात क्या कही गई है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल होंगे, विनिर्दिष्ट होंगे या लिखे होंगे। तीसरी बात है ऐसे राज्य जिन्हें कोई भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए भारत कैसा है, तो भारत संप्रभु देश है। भारत संप्रभु देश है, और संप्रभु होने के कारण भारत है संप्रभु, और संप्रभु है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य का अधिग्रहण कर सकता है। राज्य यानी कि भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। और स्वतंत्रता के बाद आपको पता है कि गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, पुर्तगालियों के उसमें था गोवा।
अधिकार क्षेत्र में, तो हमने गोवा को 1960 में अधिग्रहण किया था। गोवा का अधिग्रहण किया था। इसी तरह सिक्किम को शामिल किया था, पांडिचेरी को शामिल किया था। तो ये सब क्षेत्र उस समय भारत के हिस्से में नहीं थे। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो प्रथम आर्टिकल इन्हीं तीन बातों की चर्चा करता है। तो पहले आर्टिकल का नाम क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। उसमें भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ कनाडा से प्रेरित, और उसकी प्रकृति कैसी है वो हम जान चुके हैं। वो सब होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल होंगे। तो याद रखना है, अनुच्छेद 1 का संबंध किस अनुसूची से है, तो पहली अनुसूची से, या पहली अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 1 से है। और ऐसे राज्य भी शामिल जिन्हें भारत किसी भी समय अधिकृत करता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो देखिए, दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल यही दो है जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है, और आर्टिकल 3 भी यही कहता है। देखिए, आर्टिकल 3 भी क्या कहता है, राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना। दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो आर्टिकल 2 है ये नए क्षेत्र को आदान प्रदान की बात करता है, और ये जो वर्तमान राज्य हैं, वर्तमान क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ही पुनर्गठन करने की बात करता है। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कोई नया क्षेत्र भारत ने अधिकृत किया है कहीं से भी, किसी भी आधार पर, तो उस क्षेत्र से जो राज्य बनेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, वो आर्टिकल 2 के उपयोग से बनेंगे। और आर्टिकल 3 के उपयोग से जो वर्तमान राज्य हैं, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के साथ में किया, उसका राज्य का दर्जा हटा के जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित 2 प्रदेश बना दिए। 2019 में तेलंगाना बनाया गया था। जितने भी राज्यों का गठन हुआ है वो सब आर्टिकल 3 की शक्ति का उपयोग करते हुए हुआ है। ठीक तो आर्टिकल 2 कहता है संसद को शक्ति देता है, और याद रखना है संसद को शक्ति है, और संसद को ही शक्ति आर्टिकल 3 देता है। संसद को शक्ति दी गई है कि संसद विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ठीक, और उसके बाद उसे राज्य संघ शासित प्रदेश का दर्जा भी दे सकती है, जैसे सिक्किम, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी। ये हमने नए राज्य बनाए थे उस समय, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। ठीक, तो सिक्किम, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी। आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात करता है। शक्ति किसको देता है, संसद को देता है। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है, राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसके लिए भी संसद को शक्ति है। संसद को शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया घटा सकेगी, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, राज्य का क्या कर सकेगी, नाम परिवर्तन कर सकेगी। तो नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, जो पुराने राज्य हैं वह उससे नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश से क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया। उत्तर प्रदेश से क्या बनाया था, तो उत्तराखंड बनाया था। तो ये नए राज्यों का गठन कर दिया। ठीक है, सीमा क्षेत्र में। पर दूसरा राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, तो क्षेत्र का कम ज़्यादा कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया। उत्तर प्रदेश को का पहला नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही देखिए, उड़ीसा था नाम, क्या था, उड़ीसा। उसका नाम 2019 में बदल के क्या किया गया है, ओडिशा। 2019 में ओडिशा कर दिया गया है। तो ये शक्ति भी किसको है,
केंद्र को है, संसद को है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए दो शर्तें हैं, उपरोक्त के संबंध में दो शर्तें हैं। ऐसा कोई भी विधेयक जिसके द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जाना हो या किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना हो या उसका नाम परिवर्तन करना हो, तो ऐसा विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाएगा। यानी कि आपको संसद में विधेयक पेश करना है किसी राज्य से एक नया राज्य बनाने के लिए, तो इसके लिए जब संसद में विधेयक पेश किया जाएगा उससे पहले उस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति अनुमति देंगे तो ही वह पेश किया जा सकता है। दूसरी शर्त क्या है कि राष्ट्रपति ऐसे अधिनियम को संबंधित राज्य विधानमंडल का मत या इच्छा जानने के लिए भेजेंगे। राष्ट्रपति ने कह दिया, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का विभाजन अभी किया है, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक जब संसद में लाया गया होगा तो उस पर सबसे पहली बार राष्ट्रपति की अनुमति ली गई। उसके बाद उस विधेयक को जम्मू कश्मीर के विधानमंडल भेजा गया और तब जाके उसको विभाजित किया। अब यहाँ एक बात है कि यदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो ठीक है कि मिल जाती है केंद्र संसद के काम के लिए, लेकिन विधानमंडल क्यों कहेगा कि हमारे राज्य का विघटन कर दीजिए? तो यहाँ पे यदि उसने मना कर दिया तो क्या फिर ये विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है विधानमंडल का मत मानना बाध्यकारी नहीं है। हम सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूछ रहे हैं, हम उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ इच्छा जान देंगे। तो ये यहाँ जाके बच जाता है, नहीं तो किसी भी राज्य से नए राज्य का गठन होना समस्या ज़्यादा खड़ी करेगा। तो ये आर्टिकल 3 था कि नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकेगी और राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी। दो शर्तें हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बनता है, स्टार बना लीजिए। प्रश्न बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, एक। दूसरा, प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तीसरा, उस राज्य के विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता होती है। चौथा, संसद जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको भेजा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 4, यहाँ वही सब लिखा गया। 3 का प्रयोग कर नए राज्यों का गठन एवं परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे तेलंगाना। नाम परिवर्तन जैसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कर दिया, मद्रास को तमिलनाडु कर दिया, मैसूर को कर्नाटक कर दिया, ये सब 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया। आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 व्याख्या करता है, आर्टिकल 368 व्याख्या करता है किसकी? संविधान संशोधन की। तो ये भी याद रखेंगे आप कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की शक्ति किस आर्टिकल से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 368 से प्राप्त होती है। और याद रखना, संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है, ये विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। और यहीं एक बात और याद रख लीजिए, यदि संविधान संशोधन की बात है तो उस पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा संविधान संशोधन में बराबर है। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है।
तो ये याद रखेंगे कि संविधान संशोधन की शक्ति किस में है, आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 में है। शक्ति किसको प्राप्त है, संसद ही है जो सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्ति है और इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, इस बात को याद रखेंगे। बाकी संविधान संशोधन हम पूरा पढ़ेंगे, टॉपिक ही पूरा है, बाकी यहाँ के लिए इतना समझ लीजिए। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, इस बात को याद रखना है। इसके तहत होने वाले समस्त कार्य साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत का मतलब 50+1 यानी कि 50% और 1 जो होता है, इतने मत यदि पक्ष में है तो संविधान संशोधन हो जाएगा। और इस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रियाओं को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानेंगे, तो नए राज्यों का निर्माण, भारतीय राज्यों में प्रवेश, क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन और 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी काम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा भाग 1 को कंप्लीट किया। चलिए अब हम इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कि भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल हैं। इन चीज को याद करते जाना है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो एक में कही गई हैं, एक तो नाम है भारत का और दूसरा संघ की प्रवृत्ति है। संघ की प्रवृत्ति है। नाम क्या है, तो इंडिया और भारत, इंडिया और भारत दोनों ही नाम है। और संघ की प्रवृत्ति कैसी है, तो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये राज्यों का संघ होगा। किस तरह अमेरिका के संघीय प्रवृत्ति से अलग है, तो वो हमने जाना कि अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और हमारी संघीय प्रवृत्ति कहाँ से प्रेरित है, तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक, आर्टिकल 1 में जाना था। आर्टिकल 2 में क्या था, तो आर्टिकल 2 में दिया गया था कि नए राज्यों का गठन और स्थापना करने की शक्ति संसद को दी गई थी। नए राज्यों के गठन, नए राज्यों का गठन और स्थापना। ठीक, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया था, तो आर्टिकल 3 में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन को घटाना या बढ़ाना ये था। और 4 में क्या कहा गया था, तो 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक, यहाँ तक ये हमारा पूरा भाग 1 था जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम राज्यों के गठन को पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और किस समिति ने क्या सिफारिश की थी, और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, और उसके बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, भाषाई आधार पर किया गया, प्रशासनिक आधार पर किया गया, 1956 में पुनर्गठन आयोग बना। तो इन सब चीज़ों को अब हम कल की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।